तो दोस्तों 1980 की बात है जब लोग इतने डरपोक थे कि छोटी से छोटी चीजों से भी डर जाते थे। हमारे जमाने में लुटेरों का राज था। वो ना सिर्फ चीज चुरा लेते थे बल्कि लोगों की जान भी ले जाते थे। अब सुनो, एक लुटेरा है परमित। ये बंदा अपने साथी के साथ मिलके एक जगह पे 3 आदमियों को मार देता है, फिर उनका सारा माल लूट लेता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब परमित अपना काम खत्म करके वहां से जा रहा होता है, तब वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है जहाँ लकड़ियों के बांधों में इंसानी खोपड़ियां लटकती हैं। मतलब ये जगह बिल्कुल हॉर फिल्म जैसी लगती है। और तभी उसके साथी पर अचानक हमला हो जाता है। हमला इतना जोरदार था कि परमिस उसको बचाने की कोशिश करता है, पर उसका साथी वहीं मर जाता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि परमिस खुद भी भागकर अपने शहर वापस आ गया। अब परमिस ने अपना सारा लूट छुपा दिया था। शेरिफ का असिस्टेंट ये सब छुप कर देख रहा था, और जैसे ही मौका मिला उसने जाकर सारी सच्चाई ऑफिसर हंट के सामने रख दी। हंट को शक हो जाता है कि परमिस एक लुटेरा है। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि परमिस को पकड़ना जरूरी है। तो ये था परमिस का पहला सीन, जहां पर पूरा ड्रामा शुरू होता है। तो दोस्तों कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। शेरिफ हंट और उसका असिस्टेंट परमिस पर शक करते हैं क्योंकि परमिस अपनी लूट छुपा रहा था। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर ये सच हुआ तो परमिस को पकड़ना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है? हंट अपने असिस्टेंट के साथ वहां जाता है जहां परमिस बैठा होता है। पहले वो बैठकर परमिस से उसके काम के बारे में सवाल करते हैं। जब परमिस घबराता है तब हंट को यकीन हो जाता है कि परमिस सच में कुछ छुपा रहा है। अब ये सब होने से पहले ही परमिस भाग जाता है, लेकिन हंट उसकी टांग पर गोली मार के उसे रोक देता है। परमिस जख्मी होकर गिर जाता है और ये सब सीन शहर वालों के सामने होता है। इसलिए सबको पता चल जाता है कि परमिस एक लुटेरा है। वहीं एक आदमी जॉन परमिस को जख्मी देखकर परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जिसका अपना भी एक घायल पति था। उसकी हालत भी बहुत गंभीर थी। डॉक्टर अपने पति का खुद इलाज कर रही थी, लेकिन ये केस इमरजेंसी था, इसलिए डॉक्टर अपने पति से अनुमति लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर को पता चलता है कि परमिस की हालत भी गंभीर है और परमिस की टांग बहुत जख्मी है, जिसका इलाज करने में डॉक्टर को पूरी रात लग जाती है और ये भी पता नहीं कि वो कब ठीक होगा। डॉक्टर अपना काम शुरू कर देती है। इसी बीच सीन कट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा रहा है। तभी उसे घोड़े की तेज दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि अजीब सा सीन, वहां जो लोग हैं वो हम जैसे नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। लोग उसे पकड़कर बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। उसका शरीर जख्मी हो जाता है हर तरफ से। असल में वो लोग आए थे और कहानी यहीं से और भी सस्पेंस भरी हो जाती है। तो दोस्तों कहानी में अब सस्पेंस बढ़ रहा है। परमित के पीछे जो लोग थे वो असल में नरबख्शी थे, मतलब इंसानों का गोश्त खाने वाले लोग। फिर सुबह होती है और हम शेरिफ को उसके घर पर देखते हैं। तभी एक आदमी बहुत घबराया हुआ उसके पास आता है और बताता है कि उसने खेतों में एक आदमी की लाश देखी जो बहुत ही खराब हालत में थी। वो आदमी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करने गया था, लेकिन वहां सब खाली था। ना कोई अधिकारी था, ना कोई कैदी। ये सुनकर शेरिफ शॉक में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद फील्ड में जाकर लाश को चेक करता है। फिर जब शेरिफ पुलिस स्टेशन जाता है तो सच में वहां सब लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन की जांच पड़ताल में एक तीर मिलता है जो नरबख्शी जनजाति का था। शेरिफ को पहले तो इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन उसे पता था कि इंसान है जो इस जनजाति के बारे में सब कुछ जानता है, और वह प्रोफेसर था। शेरिफ डॉक्टर के घर भी जाता है और वहां उसके पति अर्थर को ये चौंकाने वाली खबर मिलती है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। अर्थर को भी ये बात समझ नहीं आती, लेकिन शेरिफ आश्वासन देता है कि वो सबका पता लगा लेगा। अर्थर बहुत परेशान हो जाता है और शेरिफ के साथ चल पड़ता है। वे दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं और उसे तीर दिखाते हैं। प्रोफेसर भी इस तीर को देखकर परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ये तीर नरबख्शी जनजाति का होता है, जो लोग इंसानों को पकड़कर मार कर खाते हैं। अगर ये जनजाति अपने शिकार के लिए वापस आते हैं तो पूरा शहर खतरे में होगा। ये सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। अर्थर जो डॉक्टर का पति है बस अपनी पत्नी की फिक्र करता है। इसी के लिए वो शेरिफ के मिशन में शामिल हो जाता है, जिसमें वो लोग नरबख्शी जनजाति को सबको बचाने की कोशिश करेंगे। सब अपने घोड़े पर चढ़ते हैं और सफर शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है और वो थक जाते हैं, इसलिए वो लोग यहीं रुकने का फैसला करते हैं। जॉन भी इन सब चीजों का अच्छा तजुर्बा रखता है। अपने आसपास तार लगा देता है ताकि अगर कोई उनकी तरफ आए तो तार की आवाज से सब जग जाए। तो दोस्तों अब बात आती है उनकी रात की, जब जॉन ने अपने आसपास तार लगा रखा था। रात में वो तार बजते भी हैं, लेकिन वहां सिर्फ जानवर ही नजर आते हैं।
कोई इंसान नहीं। इनका सफ़र काफ़ी शांत रहा, लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर के पति अर्थर की तबीयत खराब होने लगी है। पहले से ज़ख्मी उसकी टाँग में इन्फेक्शन हो गया था और दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शेरिफ ने अर्थर को बोला कि वो यहाँ रुक सकता है, लेकिन अर्थर रुकने को तय नहीं था और वो सबके साथ सफ़र जारी रखता है। रात होती है तो सिर्फ सबको सफ़र रोकना पड़ता है, लेकिन इस रात कुछ अजीब होता है। 2 आदमी सामने आते हैं। हंट को अपनी बंदूक दिखाकर रोकता है और कहता है, यहाँ रुको, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो नीचे फेंक दो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ने लगे। तभी जॉन ने तुरंत उन दोनों को शूट कर दिया और मार दिया। हंट को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉन ने बिना वजह बेकसूर लोगों को मार दिया, लेकिन जॉन कहता है जो हमारा मिशन है उसमें हमें कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। बाद में पता चलता है कि वो दोनों आदमी असल में लुटेरे थे जिनके पास हथियार भी था। अगर जॉन ने उन्हें नहीं मारा होता तो वो उनको मार देते। इस बात को समझकर सब लोग तनाव मुक्त होकर सो जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। फिर से लुटेरे उन पर हमला करते हैं, उनका सामान चुपके से लूट लेते हैं और उनके घोड़े भी ले जाते हैं। जॉन का एक वफादार घोड़ा था जो उन लुटेरों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए लुटेरे ने उस घोड़े को बड़ी बेरहमी से जख्मी कर दिया। जब जॉन की बाकी लोग जिन्हें लुटेरों ने बेहोश किया था होश में आए तो वो सब देखकर शौक में आ गए। जॉन का अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है जॉन की, जो अपने वफादार घोड़े के लिए कितना दुख में था। वो घोड़ा ही है इस दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त और साथी था। जब जॉन ने देखा कि घोड़ा अब ज्यादा तकलीफ में है तो उसका दर्द खत्म कर दिया है, तो उसने अपने घोड़े को मर्जी किल कर दिया, मतलब शूट करके उसका दर्द खत्म कर दिया। सुबह हो गई लेकिन सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब घोड़े नहीं रहे, इसलिए सबको सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, आगे चलना। लेकिन डॉक्टर के पति अर्थात की टांग इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता था, इसलिए बाकी लोग यहीं रुकने को कहते हैं और दर्द निवारक दवाई देते हैं। लेकिन अर्थर पीछे रह गया, इसलिए जो लोग आगे सफर कर रहे थे वो अपने पीछे पत्थर छोड़ रहे थे, ताकि जब अर्थर थोड़ा बेहतर हो जाए तो वो उन्हें फॉलो करके मिल सके। थोड़ी देर बाद सफर खत्म हुआ, वे नरभक्षी जनजाति के पास पहुंच गए थे, जो इनका असली शिकार था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, सबसे पहले एक नरभक्षी सामने आ गया, जिसे शेरिफ ने अपनी बंदूक से तुरंत शूट कर दिया। इसकी गोली की आवाज सुनकर और नरबख्शी इधर उधर से आने लगे, अपने अजीबोगरीब हथियारों से इन पर हमला करने लगे। इनके पास लड़ने के लिए कोई उचित अनुभव नहीं था और उनकी हालत भी खराब थी। जॉन तो ज्यादा जख्मी हो चुका था और लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए शेरिफ और उसके साथी जॉन को वहां छोड़कर चलते बने और उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ में एक बंदूक भी दे दी। फिर हमें दिखाया गया कि जॉन कितना बहादुर था। अपनी मौत से पहले भी उसने सामने आए 3 नरभक्षों को गोली मार दी और फिर खुद भी मर गया। उसके बाद शेरिफ और उसका साथी, जो चालाकियों से नरभक्षी जनजाति की गुफाओं के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर फंस गए। उन्हें पकड़कर एक जेल में बंद कर दिया गया, जहां पहले से ही दूसरे लोग भी बंद थे। फिर टोटल सिर्फ 2 लोग बच गए थे। शेरिफ ने पूछा, परमिस कहाँ है? डॉक्टर ने बताया कि उसे नरभक्षियों ने मारकर खत्म कर दिया है और अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। ये सुनकर शेरिफ और सब लोग घबरा गए। कुछ ही देर में एक नरभक्षी जेल में आया, अपने अजीब से सिग्नल से सबको बुलाया। 2 नरभक्षी एक आदमी को जेल से निकालकर उसके पैर पकड़ के बीच से उसको फाड़ देते हैं। एक खौफनाक मंजर, जहां शेरिफ, डॉक्टर, उनके साथियों को नरभक्षी जनजाति के डर से घबराहट महसूस होती है। सबको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। शेरिफ के दिल में एक उम्मीद जारी थी, अर्थर यानी डॉक्टर का पति जरूर उन्हें बचाने आएगा। डॉक्टर शेरिफ से पूछती है, अर्थर कहाँ है? शेरिफ ने सच बताया, वो हमारे साथ था, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ गई थी। उसकी टांग का जख्म इतना खराब हो गया कि हम उसे रास्ते में छोड़ आए। डॉक्टर गुस्से से भर जाती है, तुम लोग उसे ऐसे खतरनाक जगह पर कैसे छोड़ सकते हो? ये क्या बात हुई? शेरिफ चुप कर कहता है, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब मिलकर लड़ना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने 12-15 नरभक्षी हैं और ये लोग पहले से ही 3 नरभक्षियों को मार चुके हैं। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास एक वाइन की बोतल है जिसमें जहर मिला होता है। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं ताकि नरभक्षी बोतल से आपस में लड़ सके। नरभक्षियों को लगा कि ये शराब कोई कीमती चीज है। 3 नरभक्षियों ने शराब पी ली और फटाफट मर गए। शेरिफ का प्लान सफल हो गया। अर्थर अपनी टांग के जख्म के बावजूद नरभक्षी जनजाति की गुफा तक रखते हुए पहुंचता है। 2 नरभक्षी हमला करते हैं, लेकिन अर्थर उन्हें गोली मार देता है। अर्थर उनके गले से एक अजीब सी सीटी चुरा लेता है, जो जनजाति के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सीटी बजाने से और भी नरबक्षी आते हैं, लेकिन अर्थात उनको भी गोली मार देता है। अब गुफा में सिर्फ 4 नरबक्षी बचे हैं। गुफा के अंदर नरबक्षी नेता शेरिफ की चालाकी से नाराज होकर उसे डंडे से पीटता है और शराब की बोतल उसके पेट में ढक देता है। लेकिन हमें वक्त दरवाजे से गोलियों की आवाज आती है, अर्थात एक नरबक्षी को मार दिया था। बाकी नरबक्षी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। एक बचा हुआ नरबक्षी शेरिफ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन शेरिफ उसे नीचे गिराकर मार देता है। अर्थात गुफा में शेरिफ से मिलता है और बताता है कि उसने कितने नरबक्षियों को मार दिया है। शेरिफ कहता है, अब बस 3 बचे हैं, मैं मरने वाला हूँ, तुम जाओ, मैं तीनों को मार देता हूँ। ये 3 लोग गुफा से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाकर 3 गोलियों की आवाज सुनते हैं, जो शेरिफ की तरफ से थी, जिन्होंने बचे हुए नरबक्षियों को मार दिया। आखिर में शेरिफ भी अपनी आखिरी सांस लेता हुआ मर जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?